राजस्थान बल्कि देश भर में जेल कई और वजहों से चर्चित है। उसके कारण कई सारे हैं, अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन इन सब से अलग कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी प्रयास कर रहे हैं कि जेल गैंगस्टर्स के फ़ोन कॉल्स की वजह से चर्चित ना होकर कुछ और कारणों से खबरों में आए। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी ही ऑफिसर्स हैं जिसने जेल सेवा के 24 साल बिताए हैं और हाल ही में वे डीआईजी जेल बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमन मालीवाल से। लेडी ऑफिसर के तौर पर उनका काम खासा सराहा गया है, साथ ही साथ कई जगह उन्हें अवार्ड मिले हैं, कई सेमिनार्स में वो वक्ता के तौर पर देखी जाती रही हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कई कमेटीज़ की मेंबर भी वो हैं। तो बहुत स्वागत डीआईजी जेल सुमन मालीवाल साहब। सबसे पहला सवाल मेरा, ये 24 साल और जेल को लेकर एक अलग सा परिदृश्य उभरता है जब हम जेल की बात करते हैं, वो काल कोठरी होगी, वो होगा, तो आप कैसे देखते हैं इन 24 सालों को, कितना अलग आप कर पाए? थैंक यू सो मच। जेल एक बहुत ही क्लोज सा सब्जेक्ट है और जब तक इसको कोई अंदर जाकर नहीं देख पाता है तब तक उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ पिक्चर की वजह से, मूवीज़ में जो इस तरह से दिखाया जाता है चक्की पीसते हुए और एक्सटॉर्शन होता है उस तरह की चीज़ें क्लोज होने की वजह से सामने नहीं आ पाती हैं। परंतु मेरे इस 24 साल के अनुभव में मैंने ये महसूस किया कि जेल में 70 से 80% लोग वो होते हैं जो बाय द वे आ गए, चाहे उनकी नशे की लत थी तो उन्होंने क्राइम कर लिया, या वो करना नहीं चाहते थे फिर भी हो गया। कई बार एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉलेज नहीं थी लॉज की वगैरह, तो उसकी वजह से भी ये गड़बड़ हो गई। तो इस तरह से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जेल एक सुधारात्मक गृह बन चुका है, जो कि करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। तो मैं भी उस करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट रही बीइंग जेल ऑफिसर, और फॉर्चुनेटली सिर्फ 1 साल 11 महीने के आसपास मैंने महिला जेल को संभाला था और उसके बाद लगातार मैं पुरुष जेल की इंचार्ज रही हूँ। लंबे अपने इस दौर में मैंने महसूस किया कि कैदी में भी एक मानवीय पुट होता है और उस मानवीयता के साथ ही उसको हैंडल करना, जैसे उसकी छोटी छोटी समस्याओं का ध्यान रखना, मेडिकल का ध्यान रखना, उसकी कोई पीड़ा है उसको सुनने वाला चाहिए, और जब हम उसको सुनते हैं तो फिर उसमें से नई नई चीज़ें निकलती हैं। जैसे आपने बात की महिला जेल को भी हैंडल किया, हालांकि देखिए बेटियां तो अब अंतरिक्ष और चांद पर पहुंच गई हैं और आप भी उन्हीं में से एक हैं कि जेल संभाल रही हैं, लेकिन फिर भी क्या ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चुनौती वहाँ भी आ जाती है क्या? कभी कभी ऐसा महसूस होता है क्या? यूँ तो हमने किरण बेदी का वो सब सुना है, देखा है और आपने भी पढ़ा होगा जो उन्होंने तिहाड़ में किया, और आप भी बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्या कहीं कोई इस तरह के चैलेंजेस भी आते हैं? क्योंकि ये पुरुष प्रधान एक तरह से पूरी सर्विस है, उसमें आपने अपनी जगह बनाई है, तो उस सफ़र को हम समझना चाहते हैं। बल्कि मुझे लगता है बहुत अचानक से कभी कोई रात में, आधी रात में सर्च करने हम जा रहे हैं, तो सर्च के समय, अब गर्मी के दिन है, कैदी बहुत भीड़ भाड़ जेलों में है, आपको पता ही है, तो उसकी वजह से आधे अधूरे से कपड़ों में होते हैं, तो वो एक कभी कभी चैलेंज ऐसा हल्का सा लगता है। वैसे ऐसा कभी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये लोग बड़े सम्मान करते हैं, बल्कि महिला अधिकारी होने के नाते मुझे तो प्लस रहा कि ये बहुत सम्मान से बात करते हैं, गंदी भाषा में बात नहीं करते हैं, और जो बात हमारे द्वारा कही जाती, मेरे द्वारा जब भी कही जाती है, तो कई जगह, जैसे अजमेर का मेरा अनुभव है, कोटा का अनुभव है, बंदी ये सोचता है कि मैडम कह रही है कुछ अच्छा होगा, तो यानी महिला होने की वजह से जो हमारी भाषा है सॉफ्ट है और अच्छे से बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाते हैं, तो शायद मुझे लगता है वो जल्दी समझते हैं, जैसे अपनी माँ की बात समझते होंगे, जैसे अपनी बहन की बात, पत्नी की बात सुनते होंगे। मैं देख रहा था कि आप जब अलग अलग जो आपका कार्यकाल रहा है, तो आपने कहीं ना कहीं हर जगह कुछ चीज़ें पहली बार की है। कुछ शिक्षा की बात करें हम तो वो एक आता है, आपने इग्नू का सेंटर खुलवाया, आपने जेल वानी शुरू की, यानी एक रेडियो जो कि बना दिया कैदियों को। तो ये जो प्रथम बार वाला आइडियाज़ है, ये कैसे आता है, कैसे फलीभूत कर पाती हैं आप? तो एक दो इंस्टांस हम सुनना चाहेंगे, कितना मुश्किल भी होता होगा, क्योंकि आप उस अपराधी को एकदम आप कहेंगे रेडियो जो कि बन जाइए, जेल वानी शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा चैलेंज तो होता होगा ना। बंदी जब उसको कुछ ना कुछ किसी काम के लिए आगे लाते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा गाइड करते हैं, तो वो बहुत बेहतर करने का प्रयास करता है। वो कैसे करता है, बीकानेर का एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ कि मैंने सोचा कि यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट में पेंटिंग्स चालू की जाए। अब जब प्रिजनर्स को हमने ओपनली अनाउंस किया, अंडर ट्रायल हैं चाहे कॉन्विक्टेड हैं, आप आइए और मतलब हम पेंटिंग बनाएंगे, तो उन्होंने जो पहली पेंटिंग बनाई, मतलब मुझे लगा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको न तो ब्रश पकड़ना आता था, न पेंटिंग के बारे में कोई समझ थी, न कलर्स की जानकारी, क्योंकि बहुत बरसों से जेल के अंदर हैं, कलर्स तो उनके लिए काला और सफ़ेद दो ही हो गया।
सफ़ेद उनकी यूनिफॉर्म होती है, जेल की दीवारें काली होती हैं। तो वहाँ से उनमें कलर्स के प्रति एक भावना लाना, रंगों की पहचान करना, वहाँ से थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हल्का सा इशारा देते ही लोग पकड़ बहुत जल्दी करते हैं। जैसे हमने मसाला बनाया, तो मसाले बनाने में मैंने कहा मिर्ची पे हल्का सा ऑयल लगेगा ताकि उसकी फिनिशिंग सुंदर हो। और वो ऑयल लगाना किसी को नहीं आ रहा था पूरी जेल में, इवन मेरे जो मेल ऑफिसर्स थे उनको भी नहीं आ रहा था। तो मैंने खुद ने परफॉर्म किया कि इस तरह से लगाया जाता है। बस उसके बाद उनको लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये हमें करना होगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन है उसके पीछे उनको जो रोज़गार मिलता है, जो मजदूरी दी जाती है, वो उनके परिवार को मदद करती है। दूसरा, उनके जेल के अंदर का समय अच्छा निकलता है। देखिए, इस वक्त जो मेरे हाथ में पेन है ये मैंने ख़रीदा था, आप ही की कोई प्रदर्शनी थी, उसमें कैमरामैन के साथ में गया था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं निर्माण की तरफ ले जाते हैं उन कैदियों को। तो ये जो प्रदर्शनियाँ हैं, तो दिखाने की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल जो आपका कार्यकाल रहा है, तो इसमें कुछ ऐसा आप करा पाए क्या जो वाकई बहुत अलग हो? उद्योगशालाओं को जहाँ जहाँ मेरा पदस्थापन रहा, जैसे मैं सेंट्रल जेल कोटा में रही, तो कोटा में मैंने नए उद्योग 2 प्रारंभ किए। उसके बाद जिसमें होम केयर प्रोडक्ट, फिनाइल, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, टाइल्स क्लीनर, यहाँ से हम शुरू हुए थे। उसके बाद उसको पूरे राजस्थान में रेप्लिकेट किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर मेरा जब अजमेर पोस्टिंग हुई तो एक साबुन का प्रोजेक्ट जो कि मैंने कोटा में बनाया था, उसको मुझे अजमेर में इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो लगभग 55-56 लाख का हमने साबुन प्रोडक्शन किया, जिसमें जेल में जो खुद हमारा कंजम्पशन है वो भी हमने ध्यान रखा। तो यहाँ से हम शुरू हुए। आर्ट एंड क्राफ्ट महिला जेल अजमेर में हमने स्टार्ट किया। जिन पर अपराध का दाग है उनके साबुन से आप दुनिया को उजला करने की कोशिश एक संदेश के साथ कर रही हैं। बिल्कुल। देखो, अपराध जो है, अब कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, अनचाहा है, रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। अब उसमें कोई व्यक्ति की किसी की डेथ हो गई तो नेचुरली वो व्यक्ति भी जेल में आएगा। तो कई बार बिना चाहते हुए भी हो जाता है। ऐसे लोग पहले दिन आते ही संभल जाते हैं यदि उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, उनको मोटिवेट करें, काउंसलिंग दें। फिर उनको ये समझ में आना चाहिए कि जेल में हमारा व्यवहार उनके प्रति ऐसा ही है जैसा होना चाहिए। मतलब लीगल गार्जियन से हम लोग, तो गार्जियन वाला बिहेव हमें करना होता है। तो इसमें जब उनको मोटिवेट करते हैं तो फिर वो आते हैं। जैसे कि जेल ऑर्केस्ट्रा आपने सुना होगा, राजस्थान का ही नहीं, भारत का बिल्कुल नवाचार है, क्योंकि जेल का, राजस्थान का जेल बैंड रूल्स 1965, यानी उस समय हमारे जो फोरफादर्स हुआ करते होंगे उन्होंने सोचा था कि जेल में एक बैंड होना चाहिए। वो ब्रास बैंड के रूप में था। मैंने इसको नवाचार करते हुए ऑर्केस्ट्रा बैंड यानी गिटार और केसियो से प्रिजनर को जोड़ा। तो सरस्वती की साधना होने लगी, तो उनके मन में परिवर्तन आएगा। और वो उसमें इतने लीन हो गए कि जो सुनने वाले थे उनको भी मज़ा आने लगा। फिर हमारी बुकिंग्स चालू, ये प्रारंभ हुआ हमारा कोटा जेल से। फिर हम अजमेर जेल का जो ऑर्केस्ट्रा था उसने स्कॉच अवार्ड जीता, और उसके बाद उसने मुख्यमंत्री साहब के सामने अपना परफॉर्म किया। कभी थोड़ा सा डर नहीं लगा कि जो बंदी हैं, कैदी हैं, उनको आप लेके जा रहे हैं, एक बहुत खुला मंच होगा, तो वो थोड़ा सा कभी रहा क्या? देखो, वो एक इशू 50-50% प्रोबेबिलिटी के साथ चलता है, लेकिन जब हम सेलेक्ट करते हैं, और एक तो अंदर की तरफ परफॉर्म करना और एक बाहर जाके परफॉर्म करना, बाहर के जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको हम जब फाइनलाइज करते हैं तो पहली बात तो हम उनके कैरेक्टर, बिहेवियर, इसको अच्छे से ध्यान रखते हैं कि उनका जो आचरण है जेल के अंदर वो बहुत अच्छा हो। दूसरा, फिर जैसे पहली बार उनको जब परफॉर्म करवाया तो उस समय हमारे कुछ लोग सिर्फ यही ध्यान रखने गए कि वो कितने डिसिप्लिन में रह पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदर से एकदम से बाहर आए, अब उनको नई दुनिया दिखी, उनके मन में क्या पता किस तरह की भावना आ जाए, कोई गलत हरकत कर ले। लेकिन ऑर्केस्ट्रा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक स्टेज होता है जिस पे फिक्स होते हैं, उसके चारों तरफ हमारी जो मिनिमम फोर्स होती है वो रहती है। और शुरुआत मैंने जहाँ जहाँ मेरी उपस्थिति रही जिन प्रोग्राम्स में वहीं कराए, या सरकारी प्रोग्राम्स में करवाए जहाँ की प्योरली सेफ माहौल था। अब हमने उनको एग्जामिन कर लिया है, फिर भी हम ढीले कभी नहीं होते हैं फाइनल सिलेक्शन के समय। दूसरा, ये कभी हम उनको नहीं बताते कि उनको कहाँ जाके परफॉर्म करना है। हम सिर्फ उनको बताते हैं कि थीम ये, यानी आप शादी की बुकिंग में जा रहे हैं तो आप शादी के गाने तैयार करिए, भक्ति के किसी उसमें जा रहे हैं तो आप भक्ति संगीत तैयार करिए, सिर्फ यही बताते हैं। तो शायद कुछ हमारे ध्यान रखने वाली बातें हैं जिनकी वजह से हम सफल रहे। अभी आप बीकानेर में किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं कि जो आपको लगता है कि कुछ नया होगा, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी चल रहा हो कि जिससे एक संदेश जाएगा बाकी जेल्स के लिए भी कि ऐसा किया जाए? 2-3 इसमें चीज़ें हैं। एक तो है प्रिजनर्स हेल्प डेस्क, जो कि मैंने स्टार्ट तो कोटा जेल में करी थी, अजमेर और देन बीकानेर। अब बीकानेर में मेरी पोस्टिंग के साथ ही एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई
जिसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमने वो अपना प्रेजेंटेशन मैंने दिया था। उसमें जो प्रिजनर्स हेल्प डेस्क है उसको BPRND और भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा रिप्लिकेट करने के लिए सारी ही जेलों में मतलब पूरे भारत की स्टेट्स को लिखा गया है कि इसको आप लागू करें। और उस पे एक जो मेनली रिप्लिकेशंस हैं या रिजोल्यूशंस जो हैं उस पे जो सबसे बेहतर कार्य करेगा उसके लिए एक ट्रॉफी का भी भारत सरकार के द्वारा भी उसमें काम कर रही हूँ, तो उसमें मैं खुद भी उस कमेटी में भी हूँ। और दूसरा जो है फैक्ट्रीज़ में मैंने नवाचार यहाँ किया है। आर्ट एंड क्राफ्ट में जैसे पेंटिंग्स के साथ में हम पीढ़े लाए हैं, बुनाई वाले हाथ का काम कर रहे हैं बंदी, कलर्ड आसन बना रहे हैं, दरियाँ बना रहे हैं, लकड़ी के हमाम दस्ते बना रहे हैं, ये इको फ्रेंडली मैन जो आपने बताया। तो अब इसको हमें लग रहा है कि आम आदमी के लिए कैसे हम सहज और सुलभ करवा दें। इसके लिए हमने अभी मसाला चौक में एक दुकान हमको फ्री ऑफ कॉस्ट आवंटित हुई है, तो वो 2-4 दिन में हम प्रारंभ कर देंगे। इसी तरह से कोटा में हमने जो पेट्रोल पंप का प्रोजेक्ट है उसके साथ ही एक आउटलेट खोला था जब मेरी पोस्टिंग थी, और पर डे की हमारी जो सेल थी वो 8,000 के आसपास आ गई थी। तो ये जब तक कैदी कुछ सामान बनाएगा और बिकेगा नहीं तो नेचुरल है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनको फिर मजदूरी कहाँ से मिलेगी। पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है सबको भी ले जाने में, वो भी एक अलग सेल तक आपको जाना पड़ेगा, तब आप। और सेल का काम प्रशासन का है, देखो कैदी बाहर नहीं आएगा सेल करने के लिए। यस, जो एक्टिविटीज़ में जो हमने एग्जीबिशंस लगाई उसमें हमारे ओपन कैंप के कैदियों ने आकर सामान बेचा। और अभी हमने जो नया किया है वो राजस्थान सरकार का जो ई-बाजार पोर्टल है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह हमारे पास में ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं और उस पर हम घर बैठे डिलीवरी मिल रही है। ये सब वो बातें हुई जो आप कर रही हैं और सोसाइटी के साथ जोड़ने की उनको कोशिश है, लेकिन कुछ एक ऐसे पक्ष भी हैं, हालांकि सीधे तौर पर जैसा आप कह रहे हैं आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। कई कैदियों को हम देखते हैं विधिक अधिकार के चलते उनको समझ नहीं होती या कोर्ट में इस तरह से उलझ जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसी खबरें बनती हैं कि सालों लग गए, जिसमें उसको जमानत में बाहर आ जाना चाहिए था, नहीं आ पाता। तो इस तरह की वर्कशॉप शायद मैंने देखा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी करते रहते हैं, जेल के साथ उनके जजेस वगैरह आते हैं। तो इसको लेकर क्या आप मानती हैं, कितना इस पर काम हुआ है, कितना और होना चाहिए? हालांकि अब चीज़ें बदली हैं। सही मायने में तो प्रत्येक बंदी जो जेल के अंदर है उसको फ्री लीगल एड मिल रही है अगर वो चाहता है। अब होता क्या है कि उसको शिकायत ही रहती है कि हर एडवोकेट उनको मिलने आए, जबकि ये संभव नहीं होता। बट एडवोकेट इज़ वर्किंग इन द कोर्ट, तो वहाँ कहीं जाकर वो छोटी मोटी इस तरह की शिकायत करते हैं जो जब जांच करवाई जाती है तो वो फिर ठीक नहीं पाई जाती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज मंथली जेल पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कलेक्टर के इंस्पेक्शन होते हैं, डिविजनल कमिश्नर के होते हैं, साथ में लीगल एड से जो एडीजे हैं, अब तो एडीजे रैंक हो गया, वो मैडम यहाँ पे मांडवी मैडम बीकानेर में या अजमेर में, तो हर वीकली विजिट होती है। उसके अलावा PLVs आते हैं जो इनको कानूनी जानकारी देते हैं, तो जानकारी इनको मिल रही है। अब कुछ तो देखो पढ़े लिखे नहीं है, जानकारी देने के बावजूद भी उनकी ग्रास्पिंग कितनी है वो एक इशू आता है। और अदरवाइज सरकार हमेशा सपोर्टिव होती है, जो जेल के अंदर प्रिजनर्स है उनके प्रति इसलिए सपोर्टिव होती है कि वो चूंकि अंदर है तो उनको सारी कानूनी सहायता उपलब्ध। आप जिस जेल में अभी हैं वो कई एक कारणों से सुर्खियों में रही हैं, आप जानती हैं, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अब भी कुछ जेल प्रहरी कहिए, कुछ और लोग कहिए, कहीं ना कहीं तोहमत लगा देते हैं, खास तौर पर तब जब मोबाइल्स मिलने की बात आती है, जब रैंसम के लिए कॉल जाने की बात आती है। तो क्या हम ऐसी कोई मॉडस ऑपरेंडी अभी तक नहीं तैयार कर पाए हैं? क्या किस तरह की चुनौती ये है और आप इसमें कम से कम करने के लिए क्या कर रही हैं? देखो, ये चुनौती जो है, जैसे समाज में क्राइम की चुनौती रहेगी वैसे ही जेल में इलीगल आइटम्स की चुनौती हमेशा रही है और रहेगी भी सही। इसके लिए लगातार प्रयास अलग अलग टाइप से किए जाते हैं। जैसे जब मोबाइल्स नहीं थे तो हम जो हमारा पूरा ध्यान होता था वो नशे की सामग्री पे होता था। अब धीरे धीरे 2006 के बाद में जेलों में मोबाइल्स आने शुरू हो गए, क्योंकि समाज में भी आ गए, दुनिया में भी आ गए। अब इतना छोटा साइज़ है कि आप उम्मीद नहीं, मतलब आप आश्चर्य करोगे कि एक अंगूठे जैसे साइज़ का मोबाइल जिसमें 2 सिम चल रही हैं, IMS मैसेज भी चल रहे हैं, इवन रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो है, उसमें कैमरा है, और वो ये बॉडी पार्ट्स के अंदर, जैसे कोटा का एक इंसिडेंट है कि बॉडी में डालकर वो ले गया, उसकी आंत में चला गया और फिर ऑपरेशन के जरिए हमको उसका वो निकलवाना पड़ा। तो उसमें एक बैटरी थी, एक मोबाइल था और सिम कार्ड भी था। कोटा में फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि जो भी व्यक्ति नया आए, क्योंकि स्मैक वहाँ पे बहुत एडिक्शन बहुत ज़्यादा, तो उसको हम थोड़ा घुटने पे बिठाते। लेकिन उसमें क्या है कि जो नशे करने वाला व्यक्ति विड्रॉल सिम्टम में होता है तो कोई नुकसान, उसकी हानि हो सकती है। तो कुछ चैलेंजेस हैं जो लगातार हमारे साथ चल रहे हैं।
अब इसका जो सबसे टेक्नोलॉजी अच्छा, दो धारी तलवार की तरह होती है। इसमें टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों ही काम करेगी। अभी बीकानेर में जैसे टावर लग रहा है, हारमोनियल कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम, ऑलमोस्ट खड़ा हो गया है, तो उसमें 15 दिन में वो प्रारंभ हो जाएगा। अब काम करना, जैसे जैमर्स भी लगे थे जेलों में जी, लेकिन ये इतने शातिर होते हैं कि इनको पता है कि कार्बन के पीछे अगर मोबाइल रखकर यूज़ करेंगे तो उससे वो रेज नहीं आएंगी। तो इस तरह से ये वो डाल पात पात वाला है, उसमें हो सकता है ये कोई नया तरीका निकालें, फिर हम तो 80-90% तो हम सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन 10% गुंजाइश है कि ये सफल हो जाते हैं। उसमें कहीं कहीं कनाइवेंस के केसेस भी आते हैं कि हमारा स्टाफ मिल गया या कोई मिली भगत से किसी व्यक्ति ने सामान पहुंचा दिया और फिर वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें लगातार ही बहुत सख्ती से कार्यवाही कर रहे हैं। मैंने बीकानेर जेल में ज्वाइन करने के बाद 23 मोबाइल यहाँ से मैंने निकाले थे, उसमें एक्शन पुलिस ने काफ़ी अच्छा लिया। इसी तरह से अजमेर में 68 मोबाइल्स की रिकवरी थी, उसमें SIT गठित हुई और फिर फाइनली वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल आ गया था। कोटा में भी लगभग 49 के आसपास मोबाइल्स निकले थे और ये निकलते रहेंगे। लेकिन बस यही है कि हमने इनको फैसिलिटी दी है STD की, तो STD अब ये कर रहे हैं, उससे कितने संतुष्ट हो पाते हैं। जिनको क्राइम करना है वो तो दूसरे तरीके से चलेंगे, और जिनको घर पे या वकील एडवोकेट से बात करनी है वो नेचुरल है कि हमारी जो सुविधा है, सरकारी सुविधा है, उसका फ़ायदा लेंगे। तो हार्डकोर जो प्रिजनर्स हैं उनकी डीलिंग डिफरेंट होती है जेल के अंदर, और उनको हम जैसे खोलते नहीं हैं, अपोजिशन देखते हैं, बाकी भी ध्यान रखते हैं। और जो बाकी नॉर्मल लोग हैं, जैसे 1500 के आसपास का क्राउड बीकानेर जेल में है, तो उसमें 1400 तो नॉर्मल होंगे, 200 फिर नोटोरियस हैं। अच्छा, जेल में आने के बाद भी हार्डकोर बन जाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि छोटी सी चीज़ पे वो इस तरह से झगड़ा करेंगे। ये एक मानसिक रोगियों का मैनेजमेंट बड़ा टफ है जेल के अंदर, घर वाले ले जाना नहीं चाहते हैं, हम गोली दवाई देते रहते हैं। वो कई बार मानसिक जो होता है वो बहुत अग्रेसिव बिहेवियर कर लेता है। ऐसे बहुत सारे जिनको एक को सेल्स में एक सेल में एक को रख रखा, उसको खोल नहीं सकते, वो कब किस पे अटैक कर दे, इस तरह के भी लोग हैं। तो मैनेजमेंट तो डिफरेंट टाइप का, बट ह्यूमन बीइंग का मैनेजमेंट है, तो 70-80% तो ह्यूमन नेचर से हमारा हो जाता है, अदरवाइज हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। 24 सालों के सफ़र आपकी जेल सेवा के और DIG जेल तक पहुंचना, कोई ऐसी चुनौती जो साझा करना चाहें, कोई ऐसा सपना जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं कर पाऊंगी, और कोई ऐसा सुझाव, चूँकि इसी तौर पर आप मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अभी आप, मैं देख रहा था लोक सेवा दिवस पर भी आपको सम्मानित किया गया था, लेकिन कोई ऐसा सुझाव वो हम चाहते हैं कि आप बताएं, ताकि बात जाए और बात निकलेगी तो फिर कुछ असर भी आएगा। देखो, चुनौती तो जेल ऑफिसर के साथ में हमेशा चल रही है। एक तो थ्रेट है, लाइफ थ्रेट, उसको कभी भी उस पर कहीं भी 4 लोग मिलकर, चाहे वो हार्डकोर है नहीं है, वो नाराज़ हैं, तो वो किसी तरह से अटैक कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, बाहर भी घटना करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा एक कोटा का इंसिडेंट है जो इस तरह से हुआ था और बड़ी मुश्किल से हमने उसको कंट्रोल किया, लेकिन जान जोखिम में डालकर हम घुसे थे। थैंक गॉड कि हम सक्सेसफुल रहे, अदरवाइज़ वो भी हो सकते थे। तो इस तरह की परिस्थिति तो जेल में आती है। कुछ हमारे साथी अधिकारी का, जैसे एक जेलर का मर्डर जेल के अंदर, जोधपुर जेल में हो गया, अंदर ही हो गया। तो ये सब चीज़ें, जेल ऑफिसर्स की सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस होना ही चाहिए, होना चाहिए। और साथ में जेल में जो स्टाफ है वो इतना कम है, स्टाफ कम है। दूसरा मोटिवेशन ये है कि सैलरी जो है, पे स्केल जो है, वो थोड़ा सा हमारा दूसरे सर्विसेज जितनी टफनेस है उससे कम है, जबकि ये हार्ड सर्विसेज हैं। अब तक 24 साल तक हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, अभी तक हम कैदी से ही दिमाग लगा रहे हैं कि भाई उसको कैसे रखना है, वो क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बीमार हो रहा है, क्या हो रहा है। तो प्रमोशंस और कार्डर को बढ़ाना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारे वर्तमान DG साहब काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस हमारे को आ रहा है, वो हमसे काफ़ी चीज़ें, और सरकार भी बहुत मदद कर रही है। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव हैं जो होंगी, लेकिन समय के साथ ही होगी। पर तब तक जो है, एक तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है किसी भी जेल ऑफिसर को। यदि उसने ये सोचा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो फिर वो डर के मारे तो काम नहीं कर पाएगा। प्रिजनर जो होता है वो स्टडी करता है, रीड करता है, वो ये देखता है कि सामने वाला कितना मजबूत है, क्योंकि वो उसका 24 घंटे यही काम होता है कि आपस में बात करना और ऑब्जर्व करना। अब हम जो है फैमिली का भी देखते हैं, बाहर का भी देखते हैं और अंदर का भी देखते हैं, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम एक एक प्रिजनर को ऑब्जर्व कर सकें। सुझाव जो है वो ये है कि जैसे वेलफेयर सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, वेलफेयर ऑफिसर जो एक पोस्ट होती है, वो जेल में ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि प्रिजन ऑफिसर के साथ से ये एक्सपेक्ट करना कि वो वेलफेयर का काम भी करे, तो वेलफेयर की एक अलग विंग होनी चाहिए, चाहे तो वो जेल में ही रिक्रूट हो जाए, और जैसे कि असम में है, उधर कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है,
तो इस तरह से होने पे वो 24 घंटे वही। दूसरा सबसे बड़ा इशू हमारे साथ आता है जब प्रिजनर रिलीज़ हो जाता है, तो प्रिजनर कहाँ जाए अगर उसको सपोर्ट नहीं है तो दोबारा से वो रिलैप्स होता है जब पुनर्वास। हाँ, तो पुनर्वास की कुछ स्कीम्स जो हैं उस पर हमारे नए मॉडल जेल मैनुअल 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन में जारी किया, और राजस्थान की जो नई मैनुअल बनी है 2022 की जेल मैनुअल, उसमें भी इसका प्रोविज़न है। तो निश्चित रूप से अब इस पर हम आगे बढ़ेंगे और तभी हमको कुछ सफलता मिलेगी, क्योंकि रियल सेंस में करेक्शन तो तभी आ पाएगा। 1924 में यंग इंडियन में महात्मा गांधी ने लिखा था कि जेल जो है सुधार गृह होने चाहिए, वहाँ बंदी को, कैदी को उसकी आत्मा और मन की उन्नति का अवसर मिलना चाहिए, ताकि अपराधी से वो उपयोगी नागरिक बन पाए। जो आपने बात की पुनर्वास की, लंबा वक्त बीत गया, 1924 प्री इंडिपेंडेंस, और आज नहीं कर पा रहे हैं। वही है फर्दर की हम अंदर बहुत स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि बहुत राजस्थान की जेलों ने बहुत प्रोग्रेस करी है। इसमें स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंदर चल रहे हैं। फिर फर्दर उससे को हम रोजगार से जोड़ते हैं। अब बाहर जाने के बाद उसका क्या एनवायरनमेंट होता है, वो कितना सपोर्टिव हो पाता है, नहीं हो पाता, उसकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है। और एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताना चाहूँ, जो राजस्थान के ओपन जेल्स हैं, खुला बंदी शिविर, ये अपने आप में वर्ल्ड में बिल्कुल यूनिक है। ये हाफ वे टू होम है, यानी प्रिजनर को जब जेल से पूरी तरह से रिलीज़ करते हैं उससे पहले 2-3 साल उसका एक ट्रायल हो जाता है, क्योंकि वो अपना कमाता है, अपना अर्न करता है। राजस्थान सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उस पर कोई व्यय नहीं करती है, तो इंडिपेंडेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फर्दर किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं हो जाएगा, फैमिली को वो रख पाएगा, अर्न कर पाएगा, ये सारा एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो आप पुनर्वास की बात जो आपने कही, हम राजस्थान की जेलें या राजस्थान का मैनुअल पहले से ही पुनर्वास का प्रयास कर लेता है और फिर उसको रिलीज़ करता है। तो जो रिलैप्स वाले केसेस होते हैं वो 5%, 7% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें सोसाइटी की भी बहुत भूमिका है। सोसाइटी का एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। ये जो ऑर्केस्ट्रा है, ये जो उत्पादन है जेल का, ये जो प्रोडक्ट है जेल के, आम आदमी आपने भी परचेस किया, तो ये आपका एक्सेप्टेंस है जेल के प्रति, और उनको ये पता लगना चाहिए कि नहीं, अगर हम सुधर के बाहर जाएंगे तो हमें एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस जब होगा, सपोर्ट जब मिलेगा, तभी वो सही लाइन पे घुस पाएगा। देखिए आप अब कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति बाहर आता है, रोज़गार का कोई माध्यम नहीं उसको मिल पाता है, तो फिर वो पेट तो भरेगा तो छीन के खाएगा, सीधे सीधे नहीं मिलेगा। तो आखिरी सवाल है, जब कॉलेज आपने ख़त्म किया होगा और आप जब आई होंगी जेल में, तो आपने ये सोचा होगा कि इस तरह से इस जॉब में आगे बढ़ेंगी और आज DIG जेल तक पहुंचेंगी, और साथ ही साथ आप अपने जेल सेवा के जो जूनियर्स हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जरिए? जब मैं कॉलेज में थी और जब इवन मैंने RS का एग्ज़ाम दिया, तब भी मैंने जेल के बारे में कभी न तो सुना, न पढ़ा, न देखा, लेकिन अब कर अच्छा रही है, कभी कल्पना नहीं थी। अब जब आ गए तो उसके बाद लगा कि यहाँ करने के लिए बहुत है, क्योंकि आप व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, यू आर नॉट डीलिंग विद द फाइल्स, यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह अगर हम डील करते हैं तो बहुत सारे उनके जो अंदर की प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकाल सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा खुद ही बना लेते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा गाते हैं, गीत लिख लेते हैं, कंपोज कर लेते हैं, तो बहुत उनमें प्रतिभाएं हैं। असाक्षर व्यक्ति उसको, अब राष्ट्रगान की मैं आपको बात बताती हूँ। मैंने इस जेल में, बीकानेर जेल में, डेली एक दिनचर्या है हमारी, तो 11 बजे डेली राष्ट्रगान होता है। 20% से ज़्यादा बंदियों को राष्ट्रगान नहीं आता था। ये तो वो लोग हैं ना जो स्कूल में जाते हैं तो राष्ट्रगान सुन लेते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए या जॉब वाले लोग हैं, इनको राष्ट्रगान आता है। वो मजदूर लोगों को नहीं आता, ये मुझे पता नहीं था। जब हमने, अभी इनको बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग में उठते ही गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना था, प्रार्थना गाते हैं। रात को सोने से पहले 9:30 बजे के आसपास, ये हमारे DG जेल का ही नवाचार है, उन्होंने जो शुरू किया, इतनी अच्छी सी प्रार्थना, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रे, और उस प्रार्थना से बहुत खुश हो रहे हैं। इवन वो प्रार्थना जब सेंट्रल जेल में, मेल जेल में बजती है तो महिलाओं तक आवाज़ जाती है, और महिला बंदी भी कहती है कि साहब इसका वॉल्यूम फुली रखा करो, हम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें देखो वो सारी अच्छाइयाँ भी हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। अब आप तराशने की ज़रूरत तो है ही, पश्चाताप की भी, ये पश्चाताप ही है जेल के अंदर होना। दे आर बिहाइंड द बार एज पनिशमेंट बट नॉट फर्दर पनिशमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है, हमारे सीनियर्स हमें बताते थे, और महात्मा गांधी ने तो कहा ही है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट पे मैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरे जो साथी कर्मचारी हैं, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं या जूनियर्स या जो नए जो आ रहे हैं या कभी जेल सर्विस में आएंगे, उन्हें मेरा संदेश यही है कि जो अच्छे इंसान हैं उनको उनकी अच्छी अच्छाइयाँ तराशें,
उनको आगे बढ़ाएं, उनके परिवार से उनका, जैसे हमने नशा मुक्ति केंद्र चलाया था कोटा में, अब 20-20 साल से स्मैक का नशा करने वाले घर वाले उनको छुड़ा के नहीं ले जाना चाहते हैं, जेल में रखना चाहते हैं। तो उनसे हमने संपर्क किया, उनको बिठाया, उनको समझाया कि ये ठीक हो गए हैं। और टचवुड उस समय जो पुलिस प्रशासन था उन्होंने भी इस पे हमें पूरा आश्वस्त किया कि जब ये बाहर जाएंगे, जब तक ये कोई घटना नहीं करेंगे तब तक इनको सिर्फ इस आधार पर अरेस्ट नहीं करेंगे कि स्मैक चाहिए, कोई कर लेगा कल। तो ये भी, तो उसमें बहुत सुधार आया। तो 20-20 साल के 3 ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने नशा पूरी तरह से छोड़ा और घर वालों ने उनको एक्सेप्ट किया। बल्कि वो जब रिलीज़ हुए तो हमने माला पहना के भेजा ताकि उनको थोड़ी सी गरिमा में ऐसा लगे और उन्हें लगे कि नहीं, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये उनको कहना ज़रूरी है कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम हमारी तरह कहते हैं ना, एक व्यक्ति की ज़िंदगी सुधारने तो भी बहुत कुछ होता है। आपको तो ये मौका है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलें आप। कुछ लोगों ने जो जेल में पढ़ा, लिखा या सीखा, जैसे एक उदाहरण है गौरव ने जेल में संगीत सीखा, आज वो संगीत से अपनी आजीविका चला रहा है। उसने 10 साल पूरा जेल में काटा। और वो, मैं भीलवाड़ा में पोस्टेड थी, वो भीलवाड़ा जेल में आया था, वहाँ से शुरुआत हुई, आगे मिला वो अजमेर जेल में, और वहाँ फिर हमने एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा खड़ा किया। वो लिखता था, गाता था, जैसे सरस्वती विरासती हो उसकी वाणी पे, उसकी बोली पे, उसकी भाषा पे। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो अंदर सीख के जाते हैं और बाहर फिर अपना हुनर से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। तो जेलों में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम उनको कोई ना कोई, एक तो अंदर टाइम पास करवाना और बाहर वो काम जो सीखा है वो काम आए उनके। जी, तो बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नाम के अनुरूप आप ये सुमन गंध जेलों में फैलाते रहिए, बेहतर काम करते रहिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं। तो हमने बात की, जाना सुमन मालीवाल से, समझा महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी है किस तरह से एक बेटी ने जेल सेवा में डीआईजी जेल के पद तक पहुंचकर अपनी न केवल जगह बनाई बल्कि अपने नवाचारों से अपने अधिकारियों को प्रभावित भी कर रही है और समाज में एक सकारात्मक संदेश भी छोड़ रही है।